सर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की अगर यहाँ पर बात करें तो आम आदमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सर सालाना कितनी उम्मीद वो कर सकता है कि कितने रिटर्न ये जनरेट कर सकते हैं, और क्या ये गारंटीड रिटर्न भी होते हैं? क्या एक साल के अंदर जितनी एस्टिमेट की जाती है उतनी ही वो रिटर्न दे सकते हैं? देखिए, पहली सबसे बड़ी बात कि म्यूचुअल फंड में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। तो जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को लेके चलना चाहिए। हाँ, अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है, उसके बेस पर आप एक जरूर इंडिकेटिव बना लेते हैं कि कितना रिटर्न आपको डेट फंड दे सकता है, लेकिन कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। और खासकर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वो रिटर्न वेरी कर सकता है। अभी लो रिटर्न पे भी जा सकते हैं यही डेट फंड। जो रिटर्न आपको अभी 8+ दिख रहा है, यही रिटर्न आपका 6 पे भी जा सकता है। तो वो वोलेटिलिटी रहती है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को उसी एक्सपेक्टेशन को लेके चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हाई एक्सपेक्टेशन बना के चलना चाहिए, खासकर डेट फंड्स में। हाँ, आप ये इन्वेस्टर्स ये जरूर देख रहे हैं कि उनको थोड़ा जो ट्रेडिशनल डिपॉजिट है उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न मिले, तो उसकी वही टारगेट लेके चलना चाहिए। अच्छा, मतलब जो ट्रेडिशनल डिपॉजिट जैसे एफडी वगैरह हो गया उससे बेटर रिटर्न की उम्मीद है सर। मतलब क्या ये जो फंड है एफडी या फिर लिक्विड फंड वाला जो ऑप्शन है उसका ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं, उनका विकल्प बन सकते हैं? देखिए, लिक्विड फंड भी एक डेट फंड की कैटेगरी है। जैसा मैंने कहा, अंडरलाइन सिक्योरिटीज का जो होराइजन है उसके अकॉर्डिंग आपका डेट फंड बने हैं। लिक्विड फंड अब सबसे पहले ओवरनाइट आते हैं, जिसके अंदर बैंक्स जो कॉल मनी मार्केट है वहां निवेश करते हैं। तो वो आपका अगर एक दिन के लिए पैसा रखना है तो उसके लिए ओवरनाइट फंड हो जाते हैं। उससे थोड़ा हायर ड्यूरेशन की सिक्योरिटीज लिक्विड फंड में होती है। तो लिक्विड फंड आपका इमरजेंसी फंड भी रखना है, आपको 3 महीने के लिए सरप्लस रखना है, उसके लिए लिक्विड फंड हो जाते हैं। तो होराइजन के अकॉर्डिंग ये डेट फंड्स बने हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि कोई भी निवेशक जब इन फंड्स को कंसीडर करता है तो उसको वो होराइजन माइंड में रखना होगा। उस होराइजन में क्या अंडरलाइन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग्स अकाउंट है, उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकता है। लेकिन अब जो रिटर्न दिखाई दे रहे हैं चार्ट में, क्या ये रिटर्न सालाना मिलते रहेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए सालाना। ये रिटर्न कम भी आ सकते हैं। और जैसा हम कहते हैं म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड में कुछ भी आपको फिक्स या गारंटीड नहीं मिलता है। ईयर ऑन ईयर वो वेरी होता रहता है, और एक एवरेज आपको रिटर्न मिलता है जब आप उसको थोड़ा लंबे समय के लिए रखते हैं। तो आई थिंक वही एक्सपेक्टेशन लेके इन्वेस्टर्स को चलना चाहिए डेट फंड्स में। सर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर देखें तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि चलो भाई कुछ पैसा मेरे पास रखा हुआ है और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 1 साल बाद भी वो इस्तेमाल में आएगा। इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं उसको, कि वो जो सैलरी का जो हिस्सा होता है वो कुछ पोर्शन इमरजेंसी फंड में भी इकट्ठा करते आते हैं। सर उनके लिहाज से अगर देखा जाए, बच्चे की फीस हो गई या फिर EMI पेमेंट के लिहाज से अगर देखें, तो क्या ये जो लोग और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है उस कैटेगरी के लोगों के लिए फिट बैठते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि अगर आप इमरजेंसी फंड रख रहे हैं, खासकर आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रख, तो उनके वहां पे जो है आपका लिक्विड फंड आपके बेटर चॉइस हो जाते हैं। जैसा हमने देखा, देखिए जितने भी डेट फंड है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ड्यूरेशन। जो मैक्ले ड्यूरेशन मैंने बताया, उसी के बेस पे अंडरलाइन सिक्योरिटीज होती है। ड्यूरेशन जितना लंबा होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट के साथ सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। अब कहने को 6 महीने, 6 से 12 महीने की बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन टू लिक्विड फंड उस सिक्योरिटी में जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर मैंने पैसा जो है 2 महीने के लिए लगाया लो ड्यूरेशन फंड में, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल दिखेगा कंपैरिजन टू लिक्विड फंड। तो इसलिए जब हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आपके आ जाते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड लो ड्यूरेशन से पहले की एक कैटेगरी है जिसमें 3 महीने, 3 से 6 महीने की सिक्योरिटीज होती है। तो मुझे अगर 3 से 6 महीने के लिए मनी रखना है तो मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रख सकता हूं। तो इस तरीके से ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको डेट फंड का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो खासकर जब आप इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड ये आपका थोड़ा बेटर चॉइस हो जाते हैं। ओवरनाइट फंड इन दैट केस शायद वो भी काम आ सकते हैं। ओवरनाइट फंड तो बिल्कुल काम आ सकते हैं। ओवरनाइट फंड तो हम 2 दिन के लिए भी पैसा रखना चाहें तो उसके लिए यूजफुल है। ठीक है सर, तो मतलब अगर आप इमरजेंसी फंड रखने की सोच रहे हैं, पार्क करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जैसा कि जितेंद्र सर ने भी बताया। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं।
जो एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि आप पूरा का पूरा पैसा जो है एक साथ ना रखें। मान लीजिए किसी को 5 लाख का इमरजेंसी फंड रखना है, जी। तो जनरली इन्वेस्टर्स को हमने देखा है क्या करते हैं कि 2 लाख फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और 3 लाख डेट म्यूचुअल फंड में रख देते हैं। वो डिवाइड करके चलते हैं, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा निकालने के लिए आपको एक दिन लगेगा, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो क्या तो इमरजेंसी फंड उस हिसाब से मैनेज होना चाहिए कि कुछ पैसा आपके पास इंस्टेंट मिल जाए आपको जब निकालना चाहे, कुछ पैसे के लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़े। तो इस तरह से डिवाइड करके भी सरप्लस आप चल सकते हैं। अब अगर मुझे ओवर ट्रेडिशनल डिपॉजिट को छोड़ के अगर मुझे डेट फंड में डिवाइड करना हो, तो क्या मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड लो ड्यूरेशन में डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकते हैं। मैं 30-70 का रेशो लेके चलूंगी, 30% लो ड्यूरेशन में डाल दिया, 70% अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में डाल दिया, तो वो स्ट्रैटेजीज भी अपनाई जा सकती है। ठीक है सर, चलिए इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक बार उनका वेलकम करते हैं। सैकेत मेहती जी नाम है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आपका आवाज आ रही है मैम। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ मैम। कोलकाता से बात कर रहे हैं, ठीक है सर। क्या सवाल आपका है जितेंद्र सर से, आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर किया था, जिसमें मैं करेंटली 11,000 समथिंग का SIP कर रहा हूँ, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ICICI प्रू का लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, पारक परीक का फ्लेक्सी कैप है और 2 स्मॉल कैप है, SBI का और निपन का। और मैं ये जो SIP 1 साल से कर रहा हूँ और इसका करंट इन्वेस्टेड अमाउंट है 1.76 लाख और मेरा टारगेट है 1 ईयर इन 18 ईयर। ठीक है सर। मेरा जो मतलब ये SIP चल रहा है, इसमें मैं जब भी मार्केट में डिप आता है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा थोड़ा लमसम भी करता हूँ और ईयरली बेसिस पे मैं 5% का स्टेप अप भी कर रहा हूँ। ठीक और है। मेरा 3 सवाल है। पहला कि मतलब ये जो देख रहा हूँ मेरा जो मिड कैप है पोर्टफोलियो, मिड कैप और 2 स्मॉल कैप है, अभी उसका परफॉर्मिंग थोड़ा सा कम आ रहा है और अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। लेकिन मतलब जो साइकिल होता है, मैंने देखा जब मैंने सिलेक्ट किया था ये मिड कैप और स्मॉल कैप, तभी ये टॉप पे था, लेकिन अभी ये अंडर परफॉर्मिंग है। तो क्या मतलब इसी पे टिके रहना है, क्या इसको चेंज करना है? सर भी 1 साल से आप निवेश कर रहे हैं, कितने समय से निवेश कर रहे हैं? साइकिल आता है क्या क्या सर, इसमें कितने समय से निवेश कर रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पे मैं 3,000 और SBI स्मॉल कैप में 2,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000। ठीक है, बीते 1 साल से ये निवेशित हैं और इनके अभी ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो इनके पास जो भी फंड्स हैं स्क्रीन पर जो नज़र आ रहे हैं, उनका जो भी वैल्यू हो चुकी है वो 1.76 लाख हो चुकी है। आने वाले 18 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाने का इनका लक्ष्य है। स्टेप अप भी कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो में। जितेंद्र सर के पास चलते हैं। सर 1 करोड़ जुटाना चाह रहे हैं और 18 साल का टाइम होराइजन है। आपको फंड सिलेक्शन, कैटेगरी ऑफ फंड्स कैसा लग रहा है इनके पोर्टफोलियो में? क्या ठीक कैटेगरीज में ये इन्वेस्टेड हैं? और अगर कोई कैटेगरी मिड कैप स्मॉल कैप जैसी 1 साल में परफॉर्म नहीं करी तो क्या इन्हें उससे निकल जाना चाहिए? देखिए, 2 चीजें। पहली बात तो छोटा छोटा अमाउंट करके ज्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। खासकर जब एक कैटेगरी से आप मल्टीपल फंड्स का सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन होता है। पोर्टफोलियो आपका सेम हो सकता है, दोनों की स्ट्रैटेजी भी सेम हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि आपको 2-3 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, जितना आप सरप्लस निवेश कर रहे हैं। और अगर आप खुद से एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते तो मल्टी एसेट फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसी कैटेगरीज है जिसमें आप वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो फंड मैनेजर या AMC के पास आप छोड़ सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ फंड इतने ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा, जब हम कोई भी स्कीम में निवेश करते हैं, मुझे लगता है स्कीम को एक टाइम देना पड़ता है, खासकर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उसको परफॉर्म करने के लिए। अंडर परफॉर्मेंस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शेयर बाजार में आपको देखने को मिलेगी। वो अंडर परफॉर्मेंस क्या रीजन से हुई है, किस वजह से हुई है, क्या पीयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बदल गई है, या उसी स्ट्रैटेजी के तहत ये अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे एनालाइज करके ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि 1 साल तो बहुत कम टाइम होता है किसी भी फंड को ये एनालाइज करने के लिए अंडर परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कम से कम 5 साल आपको निवेश रखना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं।
लेकिन दो बातें जो मैंने मेन बताई, एक नंबर ऑफ फंड्स इतने जरूरत नहीं है, और दूसरा अंडर परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ टाइम देना चाहिए फंड को, तभी आप जो है एनालाइज कर सकते हैं।